दोस्तों, आज की कहानी है बहू का तिरस्कार। सविता किचन का काम जल्दी निपटाया और अपनी सास देवकी जी के कमरे में जल्दी गई। उसकी दोनों ननद मीरा और मीना मायके आई हुई थी। सविता की शादी 6 महीने पहले सर्दियों में हुई थी। वह उस वक्त ननद के बच्चों का स्कूल होने की वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा था। अब गर्मी की छुट्टियां होते ही दोनों ननद अपने बच्चों के साथ मायके आई थी। वैसे तो सविता का सारा समय किचन में ही बीतता था, फिर भी सविता कोशिश करती कि वह दोनों ननद के साथ समय बिता सके। सास के कमरे में दोनों ननद की हंसने की आवाज सुनकर सविता का भी मन करता कि वह भी उनके साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर सके, लेकिन जब काम वाली एक हो, काम की फरमाइश अलग अलग हो तो बहुत मुश्किल होता है। सविता एक अच्छी बहू, भाभी और मामी होने का फर्ज दिल से निभा रही थी। जैसे ही सविता के कमरे में पहुंची, देवकी जी और दोनों ननद चुप हो गई। सविता पास में बैठकर दोनों ननद से हालचाल पूछने लगी। दीदी, आप लोगों के ससुराल में सब कैसे हैं? यह क्या फालतू सवाल पूछ रही हो बहू? सब अच्छे हैं, तभी तो दोनों यहाँ चैन से रहने आई हैं। देवकी जी ने जवाब दिया। मम्मी जी, मैं तो बस दीदी। सविता अपनी बात कह ही रही थी कि देवकी जी ने रोके दिया। अच्छा ठीक है, पहले यह बताओ कि हम लोगों के साथ यहाँ बात करने आ गई, छत से कपड़े ले आई कि नहीं? कौन लाएगा? सुबह से धूप में पड़ा है, सूख कर पापड़ हो गया होगा, जाकर उन्हें ले आओ। और शाम के नाश्ते की तैयारी कर। शिव देवकी जी की बातें सुनकर सविता चुप रह गई। यही सास बेटियों के आने से पहले उसे बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन आज उसे अपने पास से काम करने के लिए भेज रही हैं। सविता सर हिलाकर चुपचाप कमरे में चली गई और उसके कमरे से बाहर आते ही दोनों ननद और सास की हंसने की आवाज आने लगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सविता सब भी उनके साथ आसपास रहती तो चुप रहती, उसके बाद भी इस तरह से की जाती कि सविता को एहसास होता कि जैसे सविता इस घर का हिस्सा ही नहीं है। अक्सर बातें करते समय उसे बोला जाता कि तुम नहीं समझोगी, तुम्हें तो क्या पता, कोई जरूरत नहीं है तुमको यह सब जानने की। सविता, अपने काम से काम मतलब रखो करो। सविता को भी समझ आ गया कि सास और ननद नहीं चाहती कि वह उनके साथ बैठकर बातें करे। जब तक बिटिया रहती, देवकी जी सविता से ढंग से बात भी नहीं करती, लेकिन उनके जाते ही उन्हें याद आ जाता कि सविता भी इस घर का हिस्सा है। सविता सब समझने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे उसने भी अपने आप को समेट लिया और खत्म करके अपने कमरे में चली जाती। देवकी जी को समझना चाहिए कि बेटियां हमेशा साथ नहीं रहेंगी और उनका व्यवहार आगे चलकर उनके दुख का कारण बनने वाला था। अब अगर कोई भी उनका हाल चाल पूछता तो वह सबसे यही कहती, अब आपको क्या बताएं, थोड़ा बहुत दुख तो सबकी लाइफ में होता ही है, और मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरी बहू को मेरे पास बैठना पसंद ही नहीं। कभी गलती से भी यह नहीं पूछती कि मम्मी जी कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं। अब जब मुझसे ही नहीं पूछती तो मेरे बाद मेरी बेटियों से क्या पूछेगी? बस काम से काम कर रखती है और कमरे में चली जाती है। यह बात देवकी जी ने सभी नात रिश्तेदारों से कह डाली। अब जब भी सविता से कोई फोन पर बात करता तो सविता को समझाने लगता कि वह उसका व्यवहार सही नहीं, उसे अपने सास के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सविता सिर्फ मुस्कुराकर सबकी बातों को नजरअंदाज करती थी। आज दूसरे शहर से देवकी जी की बहन कल्याणी जी अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने आई हुई थी। सविता ने घर पर ही बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। मेहमानों की भी बहुत अच्छे से आओ भगत की थी। लड़के वाले बहुत ही खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। उनके जाते ही देवकी जी अपनी बहन और भांजे को लेकर अपने कमरे में आ गई। सविता ने भी सब काम खत्म किया और देवकी जी के पास कमरे में गई, यह पूछने के लिए कि मौसी जी को कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन अपना
नाम सुनते ही वह कमरे के बाहर रुक गई। मौसी जी सास से कह रही थी कि दीदी आपने सविता के बारे में हम सबको जैसा बताया वह तो बिल्कुल ही वैसी नहीं है। वह तो बहुत ही मिलनसार और हंसमुख है। उसने अकेले ही सब बढ़िया इंतजाम कर दिया। उसे ही देखकर लड़के की माँ ने यह रिश्ता किया है। जब बहू सुखद है तो परिवार भी बहुत अच्छा होगा। दो छोड़ो कल्याणी, तुम नहीं समझोगी। वह मेहमानों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। वह झूठी मुस्कान कर घूम रही है। ऐसा दिखा रही है जैसे इसे मेरी बहुत चिंता हो रही है। जो रोज काम खत्म हुआ ही नहीं कि अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो उससे बहुत दुखी हूँ। देवकी जी मुंह टेढ़ा करके बोली, मम्मी जी वैसे दुख तो मुझे भी है। सविता दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, दुख तुम्हें कौन सा दुख मम्मी जी? जब भी दोनों दीदी घर आती हैं तब आप दो तीनों मुझे अपने पास से कोई ना कोई बहाना बनाकर हटा देती थी। मेरा भी मन करता था कि मैं भी आप तीनों के साथ बैठकर बातें करूं, साथ में घूमने जाऊं, लेकिन मैं उस समय आप तीनों की नौकरानी होती थी जो समय पर खाने पीने और उनकी सहूलियत का ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही दोनों दीदी ससुराल चली जाती हैं आप चाहती हैं कि मैं आपके पास बैठूं। मम्मी जी मैं कोई चाबी की गुड़िया नहीं हूँ। जब आपका जी चाहा आपको बहलाया, नहीं तो कचरा समझकर कोने में फेंक दिया। मेरा भी आत्मसम्मान है और मुझे भी दुख होता है। आज मैं जैसी भी हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं और आपका व्यवहार। बोलते हुए सविता की आंखों में आंसू आ गया। अपनी बात कर सविता जाने लगी तो देवकी जी ने रोक लिया। रुको सविता, तुमने सही कहा। मुझे याद आया कि तुम काम खत्म कर होने के बाद भी मेरे पीछे पीछे साथ ही रहती थी। लेकिन बेटियों के आते ही मैं हमेशा अपना देखा, लेकिन कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। तुम्हें भी अकेला महसूस होता होगा। मुझे माफ कर दे बहू। आगे से मैं तुम्हारे और मीरा और मीना के बीच कभी भेदभाव नहीं करूंगी। आज सास बहू के बीच सब गलतफहमियां दूर हो गई थी। माना बेटियां प्यारी होती हैं, लेकिन बहू को भी प्यार देना चाहिए। बेटियों के आने पर बहू का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, लेकिन बहू जीवन भर साथ निभाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।